गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब बढ़िया से होंगे और मेरे लेसन एंजॉय कर रहे होंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे अपनी बुक में से जो लेसन मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए, हमने मानव विकास वाला चैप्टर शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाते हैं। अब एक और मेन क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, जो शॉर्ट भी हो सकता है, जो लॉन्ग भी हो सकता है, कि वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि मानव विकास क्या है और मानव विकास की आवश्यकता क्यों है। तो मानव विकास के अर्थ में ही मानव विकास की आवश्यकता छिपी हुई है। जैसे हम मानव विकास की परिभाषा देते हैं विकल्पों में वृद्धि, और अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने जीवन को इस तरह से, मानव जीवन जो है वो इस तरह से बने कि कुछ अच्छे से वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कर सके। तो अब इसका महत्व क्या है, मानव विकास क्यों आवश्यक है। मानव विकास की मेन आवश्यकता यही है कि जब मानव का विकास होता है तो वो आसपास अपने रहने वाले लोगों को भी उसी के दायरे में ले लेता है। यानी जब मानव का खुद विकास होगा, आप देखो परिवार में एक बच्चा पढ़ता है, उसका असर बाकी बच्चों पे, परिवार के अन्य सदस्यों पे देखने को मिलता है। तो अगर मानव का विकास होगा, मानव समाज के प्रति जिम्मेदार होगा, मानव पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होगा। अगर हमारे देश में ज़्यादा साक्षरता होती शुरू से, तो ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी हो गई कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ बैठे, शायद वो स्थिति नहीं आती। और कितना एक ये चुनौती है हमारे लिए कि आज भी हमारे देश में 77% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अभी भी 23% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। पढ़ाई तो खैर एक बहुत दूर की बात है, जो अल्फ़ाबेटिकली भी इग्नोर्ड हैं या उनको कुछ कभी उन्होंने विद्यालय की शक्ल नहीं देखी है। तो अगर मानव विकास की जानकारी है, लोग इसके प्रति जागरूक हैं, वो पर्यावरण हितैषी भी बनेंगे। उनको हर एक, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स, है ना। हम कहते हैं जनसंख्या की प्रॉब्लम है, जहाँ चले जाओ वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, या बीमारी है, या सामाजिक पर्यावरण साफ़ नहीं है, या पॉल्यूशन ज़्यादा होता जा रहा है। ये सब अपने आप तो नहीं होता, मानव जिम्मेदार है। और अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक अच्छा है तो वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप मानव विकास की परिभाषा को जब इलेबोरेट करेंगे, यू विल फाइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसी के साथ आप ऐड कर दीजिए, देखो आपकी बुक में जहाँ मानव विकास के बारे में लिखा है, पेज नंबर 28 और 29 में वहीं लिखा हुआ है कौन कौन से देश हैं। जैसे नॉर्वे है, आइसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लग्जमबर्ग है। पहले 5 देशों में से ही कुछ नाम इसमें आप दे सकते हैं कि नॉर्वे, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, ये देश ऐसे हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत बढ़िया है। और आप देखो यहाँ पे जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो भी कम है, कई जगह बिल्कुल स्टेगनेंट है, यानी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, कई जगह कम है। इसका मतलब वो पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको ये जानकारी है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसीलिए वो जनसंख्या पे रोकथाम लगाते हैं, अपने परिवार को नियंत्रित रखते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ अगर कर दी जाए तो लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ता है। ये एक सोच का फ़र्क है। और अगर आगे आने वाली जनरेशन इस सोच के महत्व को समझती है, आप लोग आगे आने वाली जनरेशन के ही हो, अगर आप इस सोच को समझते हो तो आगे आने वाले समय में परिवार का जो साइज़ है, यानी परिवार में बच्चों की संख्या पर नियंत्रित रखो, अपने आप संसाधन बनेंगे और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है 27 पेज पे। कई बच्चों में चेंज हो सकता है क्योंकि एडिशन वाइज जो पेजेस हैं उनके नंबर कई बार चेंज हो जाते हैं। आप देखिए, उसमें लिखा है मानव विकास के उपागम, यानी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें 4 अप्रोचेस हैं। अब बच्चे 4 पिलर्स यानी स्तंभ और 4 उपागम, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि पिलर्स जो हैं, स्तंभ जो हैं, वो हैं जो मानव विकास के लिए जरूरी हैं, और मानव विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार जो जो अप्रोचेस लगाती है वो उपागम है। यानी सरकार जो जो मानव विकास को बढ़ाने के लिए सरकार जो भी करती है, वो कार्य जो आते हैं वो उपागम में आते हैं। अब देखिए, मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला है आय यानी इनकम, है ना। दूसरा है कल्याण यानी वेलफेयर। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता यानी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं जीने के लिए। और लास्ट है क्षमता यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। अब देखो, आय उपागम क्या है। आय उपागम में एक लाइन अंडरलाइन करो कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। एक आय ही है जो हमारे रहन सहन के स्तर, हमारे घर, हमारे रहने के ढंग, खाने पीने के ढंग, सबको प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों की आय का स्तर अच्छा होगा। अब देखो, कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या उनमें ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल हैं कि वो पब्लिक स्कूलों में भी बच्चों को चुनौती दे सकते हैं? हैं ऐसे बच्चे, सरकारी स्कूलों में भी हैं, लेकिन उनकी आय का स्तर इतना है कि माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो उनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अब पब्लिक स्कूलों में भी कुछ पब्लिक स्कूल थोड़े निम्न स्तर के हैं, कुछ उच्च के हैं, कुछ बहुत उच्च हैं, है ना। और हमारे देश में तो आप ये सब चीज़ें आसानी से नोटिस कर सकते हो। तो आय स्तर का मतलब, आय उपागम का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति की आय का स्तर बढ़ता है, उसका रहन सहन, उसकी संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा पर व्यय, अपने मनोरंजन पर व्यय, अपने स्वास्थ्य पर व्यय, अपने आसपास के वातावरण को सुधारने पर खर्च बढ़ता है। अगर कम आय होगी तो मानव या जो व्यक्ति है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में ही उलझा रहता है। शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। जबकि अब रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा, बिजली, जल, इसको भी बेसिक नीड में गिना जाता है। लेकिन इसके लिए जिनकी आय का स्तर कम है वो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। क्लियर हो गया। दूसरा है कल्याण। कल्याण यानी वेलफेयर अप्रोच। अब देखो, सब लोग एक ही आय के नहीं होते हैं। कुछ लोग निम्न स्तर के होते हैं, कुछ थोड़ा और निम्न स्तर के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। लेकिन सारे मिलके देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बनते हैं। अब अगर 20% लोग तो हैं फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी इनकम वाले, या 5% है बहुत अच्छी इनकम वाले, और उसमें से 20-30% हो गए मध्यम वर्ग के, तो इतने सारे जो 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हुए, उनको ऊपर आगे लाने के लिए सरकार कुछ कल्याणपरक योजनाएं चलाती है। ये सिर्फ अपने देश में नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं। जैसे कोरोना का स्तर, अभी कोरोना वाली बीमारी आई थी तो लोगों को कुछ सब्सिडी दी गई, बाकी देशों में भी दी गई, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम थी ना ये। तो कल्याण उपागम का मतलब है कि सरकार जो सुख साधनों पर, सामाजिक सुरक्षा पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मनोरंजन पर, लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम करती है वो सारा आता है कल्याण उपागम में। इसमें देखो, जो व्यक्ति है जिसके लिए ये सारा कल्याण उपागम किया गया है वो एक निष्क्रिय कारक है। निष्क्रिय कारक समझते हो, वो कुछ नहीं कर रहा है,
लेकिन वो उस देश में जन्म लिया है, वो उस देश का नागरिक है, तो उसको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। आप क्या सोचते हो, जो ये सारी सब्सिडी, खाना बांटना, फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, ये सब चीज़ें क्या सरकार अपनी जेब से देती है? नहीं, बल्कि जो टैक्स पे होता है, जो जीएसटी कलेक्ट होता है, वो सारा पैसा इस तरफ लगता है। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर एक व्यक्ति को जॉब मिली हुई हो, तो ये सारा पैसा कहाँ लगेगा? हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं में, हमारे पर्यावरण को सुधारने में, है ना। तो हाई क्लास जो और आगे हो गई, उन प्रॉब्लम्स को फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी तो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती हैं कि अगर गरीब लोग हैं तो उनको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, उनके लिए चिकित्सालय फ्री होने चाहिए, उनके लिए पार्क होने चाहिए ताकि वो मनोरंजन के लिए कहीं तो जा सकें, है ना। फिर उनको सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सरकार देती है लोगों के कल्याण के लिए, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर है आधारभूत आवश्यकता उपागम। एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसकी बेसिक नीड्स क्या है? वही है बेसिक नीड्स अप्रोच। मैंने अभी बताया, रोटी कपड़ा मकान के अलावा उसको जल चाहिए, जो फ्री देती है सरकार। हमारे यहाँ दिल्ली में तो फ्री है ना। बिजली चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हैं। इसके अलावा उसको और क्या चाहिए? उसको आवास चाहिए। सरकार ये भी करती है, कॉलोनीज़ डेवलप करती है सस्ते दामों पे और बांटती है। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, सरकारी चिकित्सालय हैं, और तो और हमारे यहाँ तो रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं। दिल्ली में जो हमारी सरकार है वो रैन बसेरे बनाती है ताकि लोग जो बाहर सोते हैं उनको एक अच्छा कंफर्टेबल स्लीपिंग मिल सके। तो ये सारी बेसिक नीड्स जो भी एक आदमी की होती हैं, उसके लिए सरकार जो भी प्रयत्न करती है वो इसके अंतर्गत आता है। लास्ट है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम मतलब कैपेबिलिटी, एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। देखो, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं, उन्होंने इस उपागम को प्रतिवेदित किया था या इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों तक पहुंच, हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके। तो ये वाला जो है क्षमता उपागम, ये क्रय शक्ति से रिलेटेड है। एक व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी खरीदने की क्षमता रखता हो। अगर एक थोड़ा लो स्तर का व्यक्ति है, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको रहने के लिए मकान चाहिए, उसको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। और आज तो पानी बिजली के साथ नेट भी मस्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति की क्षमता के अंदर हों, यानी उसकी क्रय शक्ति इतनी हो कि वो इन सब चीज़ों को खरीदने की क्षमता रखे। तो ये आया क्षमता उपागम में। अगर अब ध्यान से पढ़ो ना इनको, एक बार ध्यान से मेरे को सुनो और ध्यान से पढ़ो, तो ये सारे उपागम इस चीज़ की ओर इंगित कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति की आय अच्छी है, उसका रहन सहन का स्तर अच्छा होगा, उसके बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिलेगी, और पढ़ाई अच्छी मिलने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, अपने आप आय का स्तर फिर बढ़ेगा। मतलब एक ये साइकिल की तरह काम करता है। अगर एक चीज़ आपको बेटर मिल रही है और आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, तो फिर आगे जाके वो तुम्हारे आय के स्तर को पढ़ाएगा। और मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं उनको एक ही बात कहती थी, देखो सरकार तुम्हें इतनी सुविधाएं देती है ना, उन सुविधाओं को तुम अपने माँ बाप के सपनों के साथ जोड़ के अच्छा करते हो, यू विल गेट बेटर चांसेस, और नहीं करते हो तो फिर तुम इस स्तर पर नहीं पहुँच पाओगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आय का स्तर अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें जो एक सर्कल में घूमती हैं, ये भी उससे प्रभावित होती हैं, और ये पूरी तरह से मानव विकास को भी प्रभावित करती हैं।
ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि वो बजाय 4 उपागम पूछने के आपसे 1 या 2 पूछ ले, या फिर किसी में अंतर पूछ ले। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं तुम्हारी बुक में, जैसे कि एक बॉक्स दिया है जिसमें दिया है भूटान, है ना। भूटान एक अकेला देश है, वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के लिए क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में आ सकता है कौन सा देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के लिए अकेला देश है वो। और फिर ये भी आ सकता है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। ऐसे ही एक और बॉक्स दिया है आपको पेज नंबर 28 पे, गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, इनके बारे में भी सूचकांक मीन्स इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस तरह से इस लेसन को आप पूरा रीड कीजिए। जो मैंने आज आपको उपागम बताए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, और पूरा ये जो 2 क्वेश्चन है आपके मेन और छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको यहाँ तक कीजिए। इसके बाद कल हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, कैसे मानव विकास सूचकांक का मापन होता है इसको भी देखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ये भी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ठीक है, मस्त रहिए, ठीक से पढ़िए, अच्छे से, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन वो जो तुम्हारे फील्ड के अंदर हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।